ये बाबर, अकबर, हुमायूं, ये लोग उसके काल में होते ना चंद्रगुप्त मौर्य के, इन सबको ऐसे जेब में डाल के घूमते चंद्रगुप्त मौर्य। और वहीं व्यास नदी के किनारे पे ढूंढते कौन सी सिल्ली है, फिर वो जैसे धोबी चद्दर में कपड़े भर के ले जाता है ना धुलने के लिए घाट पे, ऐसे इनको बाबर, अकबर, हुमायूं सबको डाल लेता चद्दर में, और फिर ढूंढता सिल्ली कौन सी बढ़िया वाली, उस पर मारता और मारता रहता, और फिर देखता अरे अभी भी हिल रहे हैं, फिर मारो, फिर पटको, फिर मारता। इतना भयंकर राजा था, इतने बड़े राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य राजा के बारे में। पहला राजा, भारत का पहला राजा जिसने अखंड भारत का निर्माण किया। अखंड भारत एक अगर किसी राजा ने पहली बार बनाया वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान अफगानिस्तान सब जिसने जीत डाला, उस राजा के बारे में आज हम बात करेंगे जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो शुरू करते हैं शुरू से। एक्चुअली पहले चंद्रगुप्त मौर्य से पहले, मौर्य एम्पायर से पहले भारत में जो एम्पायर चल रहा था, जो डायनेस्टी चल रही थी, उसका नाम था नंद एम्पायर। वो नंद एम्पायर चल रहा था, मगध कहा जाता है। तो मगध में एक राजा थे धनानंद। तो धनानंद राजा यहाँ मगध में थे, और उस राजा के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। जहां से ये कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की शुरू हुई, तो उसमें धनानंद के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। धनानंद एक ऐसा राजा था जिसके नाम में धन था, और उसकी सोच में भी सिर्फ धन था। वो धन के बारे में और उल्टी सीधी जितनी चीजें होती हैं उन सब के बारे में सिर्फ सोचता रहता था। जैसे उसको रोज शराब पीनी रहती थी, शराब पी के वो नाच देखता था, बुला लेता था अपने यहाँ की लड़कियों को जो नचनिया गवनिया होंगी, आओ नाचो चलो नाच देखना। जैसे नहीं अमरीश पुरी वगैरह फिल्मों में हम देखते थे ना, पुरानी फिल्मों में डांस देखने के शौकीन, वैसा उस टाइप का राजा था। उसको कोई दुनिया से मतलब नहीं, अपना नशे में चूर है, नाच देख रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उन सब पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तो बहुत एक तरह से बेकार राजा था। राजा को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये थे मगध में। दूसरी साइड गांधार की साइड से अटैक होना शुरू हो रहा था इसका सिकंदर का। तो सिकंदर उधर से अटैक करते हुए आ रहा था, उसने अंबिका को भी हरा दिया, और पोरस की भी आपको लड़ाई के बारे में पता ही होगा। तो पोरस को भी सिकंदर ने हरा दिया उधर गांधार में। गांधार में ही एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला। उस तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे उनका नाम था चाणक्य। तो चाणक्य, सबको पता है कि चाणक्य बहुत दूर का सोचते थे और उनकी नीतियां कैसी थी सबको पता है। खैर कुछ मैं भी आपको बताना चाहूंगा। तो चाणक्य ने ये समझ लिया था कि जो सिकंदर है वो आगे की तरफ ही बढ़ेगा, मगध की साइड आएगा, व्यास नदी सिर्फ उसको पार करनी थी, और वो मगध पे अटैक करता। उसका रीजन ये था क्योंकि अगर उसको वहीं रुकना होता तो वो उन दोनों राजाओं को मार देता, जो अंबिका थे और जो पोरस थे। पोरस ने खैर बहुत बेहतरीन लड़ाई करी थी, लेकिन फिर भी हार गए थे सिकंदर से। तो वो, लेकिन सिकंदर जो था उसने अंबिका को भी नहीं मारा और पोरस को भी नहीं मारा। उसने उनके साथ अलायंस बना लिया, उन लोगों को अपने साथ ले लिया। इसका अर्थ यह था कि वो आगे की तरफ बढ़ेगा, व्यास नदी पार करेगा और मगध की साइड आएगा। तो इस चीज के बारे में जो चाणक्य थे उनको बहुत पहले ही समझ आ गया कि ऐसा होने वाला है। तो चाणक्य ने क्या करा कि भाई गांधार से भागे भागे आए इधर मगध में, और जो इनके सेनापति वगैरह होंगे धनानंद के, तो उससे बोला कि जो भी मंत्री होगा उससे बोला, अरे बहुत जरूरी काम है, एक बार जल्दी से धनानंद जी से बोलिए कि मुझसे मिले, बहुत ज्यादा जरूरी काम है। और धनानंद पी के मतलब मस्त अपना ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, नाच गाना चल रहा है, वो एंजॉय कर रहा था। तो मंत्री ने बोला अभी तो नहीं मिल सकते राजा साहब अभी बिजी हैं, वो नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो चाणक्य ने बोला कि ऐसा नहीं है, बहुत जरूरी काम है, उनसे बोलिए तुरंत मिले। तो उसने मना कर दिया। अच्छा, जब उसने मना करा, देखिए इंडियन जो टीचर प्रोफेसर ये लोग होते हैं, ये सब इन गलत चीजों में नहीं कि शराब पीना, या वो भी बोल देते हैं हाँ भाई मैं भी शराब पी लेता हूँ, आज रात कल मिलूंगा। तो चाणक्य ने उस मंत्री को हटाया और सीधा चले गए धनानंद के पास, और धनानंद को पूरा उन्होंने दिखाया, देखो ऐसा ऐसा है, वहां सिकंदर अटैक कर रहा है, और उसने इनको मारा नहीं, ना अंबिका को मारा ना पोरस को मारा, और ये अब सिर्फ व्यास नदी पार करेगा और आपके मगध पे अटैक कर देगा, और आप थोड़ा सा नशे वशे से हटिए और थोड़ा ध्यान दीजिए देश के लिए। तो धनानंद ने बोला अच्छा ध्यान देना है। धनानंद उठा, बोला इधर आओ, चाणक्य को दिया घुमा के एक थप्पड़ और धक्का मार भगा दिया। भागो, बोला अपने मंत्री भगाओ इसको, हमारा ऑर्केस्ट्रा डिस्टर्ब कर दिया, इतना बढ़िया नाच गाना चल रहा था यहाँ, ये आ गए यहाँ पे देश को बचाना है, उसको बाद में देखेंगे सिकंदर, इसको बाहर निकालो, ऐसे बोलो। तो चाणक्य ने उसी टाइम जो उनकी, वो पूरे तो गंजे थे ही, आपने देखी होगी इमेजेस, तो उनकी जो चोटी थी वो खोल दी, और ये प्रण लिया कि जब तक धनानंद तुम्हारा साम्राज्य खत्म नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। फिर चाणक्य वहां से निकल गए वापस गांधार की साइड जाने के लिए, और वहीं पे बीच में कहीं एंट्री होती है चंद्रगुप्त मौर्य की। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब जो बच्चे खेल रहे हैं उनमें एक स्पेशल बच्चा उन्हें लगा जो राजा का किरदार निभा रहा था। तो क्या हुआ कि एक बच्चा दो बच्चों को लेकर आता है और कहता है कि जी इसने चोरी करी है, ये लड़का चोर है, और इसको अब सजा दीजिए आप राजा साहब। तो राजा ने पूछा कि किस चीज के लिए चोरी करी, तो उसने बताया इसने खाने की चोरी करी है।
तो राजा ने कहा ठीक है, मतलब उस बच्चे ने कहा ठीक है, इसको 5 कोड़े मारे जाएं। और ये भी बोला उस बच्चे ने साथ के साथ कि मुझे 10 कोड़े मारे जाएं। तो जो चाणक्य थे उन्होंने कहा कि ये चीज समझनी चाहिए, इस बच्चे ने ऐसा क्यों बोला। चाणक्य उस बच्चे के पास गए और उस बच्चे से पूछा कि तुमने अपने आप को 10 कोड़ा क्यों बोला, तुम तो खुद राजा हो, तुमने उसको सजा दे दी, बात खत्म, उसने चोरी की थी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बचपन में ही देखिए उनका दिमाग कैसा था। उन्होंने क्या जवाब दिया चाणक्य को कि जिस राजा के राज्य में इतनी भुखमरी हो कि लोगों को चोरी करके खाना खाना पड़ रहा है, वो राजा कोड़ों के ही लायक है, और अगर 5 ये खाएगा तो 10 मैं खाऊंगा। चाणक्य इस बात से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि चाणक्य उस बच्चे के साथ गए उसके घर, और उनकी माताजी से उन्होंने बहुत आग्रह किया और अनुमति ली कि इस बच्चे को आप मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इसको शिक्षा प्रदान करूंगा। और चाणक्य ने अपने दिमाग में उसी टाइम सोच लिया था कि यही वो बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा सम्राट बनेगा और अखंड भारत का निर्माण इसी बच्चे के हाथ में करवाऊंगा। और चाणक्य उस बच्चे को लेकर चले गए। वही बच्चा आगे चल के बनता है चंद्रगुप्त मौर्य। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत का निर्माण किया, लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा जिसपे बड़ा दुख भी होता है। कभी आप लोग सुने किसी ने कहा कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हूं, किसी ने कहा मैं अशोका का वंशज हूं। लोग क्या कहते हैं पता है आपको? मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज हूं, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं। क्यों लोग नहीं कहते कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हूं? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका से ज्यादा तो लैंड ही नहीं था किसी के पास इतनी भूमि नहीं थी जितना उन्होंने राज्य फैलाया था। इसका एक रीजन बहुत बड़ा, और एक ही रीजन मुझे लगता है कि ये है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो नीच जात से थे। और लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि उस राजा का सम्मान तो मत खो, अगर वो नीच जात से हैं तो उसका सम्मान तो मत खो। आज भी हमें उन्हें उतना ही सम्मान देना चाहिए। अगर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते, अशोका भी बहुत बड़े लीडर थे, अशोका ने लेकिन राज किया एक तरह से। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा अखंड भारत फैलाया। उसके बाद अशोका डायरेक्ट भी नहीं आए, पहले बिंदुसार फिर अशोका आए थे। और अशोका ने अशोका भी बहुत महान लीडर थे, ऐसा नहीं है। पूर्वी हिस्से में भारत के अशोका ने बहुत बड़ा राज्य फैलाया। ऐसा होता कि जो चंद्रगुप्त मौर्य छोड़कर गए सिर्फ उतने में ही अशोक रह गए या आगे कम कर दिया उसको, तो शायद महान राजा नहीं होते, लेकिन उन्होंने बहुत और भी फैलाया। अशोका भी बहुत महान राजा थे, लेकिन जो एक नींव रखी थी, जो अखंड भारत का सपना किसी ने सोचा भी नहीं था उस समय पे, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करके दिखाया। ऐसे थे चंद्रगुप्त मौर्य। और कितना दुख होता है कि मतलब एक नीच जात की वजह से लोग ये नहीं बोलते कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हूं और मैं अशोका का वंशज हूं। कितना मतलब नीच जात बेचारों से आज भी कितना लोग छीनते हैं यार, कितना छीनते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ अभी भी लोग बोलते हैं जब उनको आरक्षण मिल रहा होता है कि आंदोलन करने लगते हैं, अरे इनके आरक्षण के खिलाफ। अरे कितना छीनोगे भाई उन लोगों से, कितनी बीती है उन लोगों पे। आज तक लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं उनका वंशज। अरे चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा सम्राट, आप लोग खुद सोचिए कि अखंड भारत का निर्माण उस अकेले बच्चे ने, जो एक छोटा सा बच्चा लेकर आए थे चाणक्य, उसने अखंड भारत का पूरा निर्माण किया था। इतना भयंकर राजा था ना वो। ये बाबर, अकबर, हुमायूं उस टाइम अगर इसके दौर में होते ना चंद्रगुप्त मौर्य के, जेब में लेके ऐसे घूमता इन लोगों को, जेब में। वो नहीं धोबी होते हैं, एक चद्दर में सारे कपड़े डाल लेते हैं और फिर ले जाते हैं धोबी घाट और पटकते हैं उस पे। ऐसे ही सबको अकबर, बाबर, हुमायूं और सबको ले लेता है चद्दर में और ढूंढता वहीं व्यास नदी कहाँ है और वहीं किनारे पे सिल्ली कौन सी सिल्ली पे मारना, सबको ऐसे पटक पटक मारता। इतना भयंकर राजा था। फिर इधर से चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य निकल जाते हैं वापस किधर, गांधार की साइड। और वहां जाके वो एक भ्रम फैला देते हैं। और भ्रम फैलाने का भी उनकी ये जो तरीका था वो बता दूं क्यों था, क्योंकि उन्हें पता था सिकंदर की जो सेना है, एक्चुअली सेना में तो भारतीय लोग बहुत ज्यादा थे और उधर के भी थे, उस साइड के भी, लेकिन सिकंदर की जो सेना वो बहुत टाइम से लड़ती चली आ रही, बहुत टाइम से लड़ रही है। तो जो उनके सेना के जो लोग थे वो बहुत दिनों से अपने घर नहीं गए थे, तो वो लोग दिमागी रूप से बहुत परेशान थे, मानसिक रूप से बहुत परेशान थे, बहुत उलझे हुए लोग थे। और चाणक्य को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि अगर कोई भी व्यक्ति दिमागी रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो तो अंधविश्वास उसके सामने फैलाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही आसान। तो चाणक्य ने क्या करा कि जो व्यास नदी बीच में पड़ रही थी गांधार से मगध के साइड आने के लिए, तो चाणक्य ने यह अफवाह फैला दी कि अगर कोई भी व्यक्ति व्यास नदी को पार करके भारत की भूमि में कदम रखेगा तो भारत की जो भूमि है वो देव भूमि है, तो उस देव भूमि में अगर कदम रखेगा किसी गलत इरादे से तो उसके ऊपर भूत चढ़ जाएगा, वो अंधा हो जाएगा, काना हो जाएगा, उस बहरा हो जाएगा, लूला हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। ऐसे करके अंधविश्वास धीरे धीरे फैला दिया, जो कि सेना में फैलता चला गया। और चुपके से वो कई बार उनके खानों में, उनका जो सेना का खाना होता है उसमें जहर मिला दिया करते थे कि लोग कई बार मर जाते थे या कई बार बहुत ज्यादा मरने की हालत में हो जाते थे, बहुत परेशान हो जाते थे। तो लोगों को इस अंधविश्वास पे विश्वास भी होने लग गया।
और इस तरह से जब सिकंदर ने बोला आगे बढ़ने के लिए अपनी सेना ने, तो सेना ने विद्रोह कर दिया। सेना ने मना कर दिया कि भैया नहीं लड़ेंगे, और बहुत ज्यादा उधर बहुत खतरा है, भूत ऊत बता रहे हैं आ जाता है, और एक काम करते हैं वापस चलते हैं, अगले साल आएंगे। तो जो सिकंदर है वो वहां से वापस चला गया, मान ली उसकी सेना ने हार मान ली कि आगे नहीं जाना, वापस चलते हैं और अपने घर वर जाएंगे, बीवी बच्चे के पास रहे, बहुत दिन हो गए, तो सब वापस चले गए। उस दिन चाणक्य ने सोचा कि अगर मैं सिर्फ अपनी बुद्धि से सिकंदर को वापस भेज सकता हूँ, जो इतना बड़ा राजा जो किसी से हार नहीं रहा है, तो ये जो धनानंद है इसको मारना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वहीं से उन्होंने जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य उनको ट्रेनिंग देना शुरू करा, और सारी अस्त्र शस्त्र सब कुछ सारी विद्याएं उनको देनी शुरू करी, और चंद्रगुप्त मौर्य उनको बहुत फॉलो भी करते थे। चाणक्य जो कह देते थे एकदम मेंटोर की तरह उन्हें लेते थे और बहुत ज्यादा उन्हें फॉलो करते थे। वो भी उनकी सारी चीजें मानने लग गए धीरे धीरे। फिर उन्होंने क्या किया धीरे धीरे कि अब चलो धनानंद पे अटैक करते हैं। तो एक्चुअली में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से धनानंद पे कई बार अटैक करवाए, लेकिन वो मार नहीं पाए, हमेशा हार ही जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य अपने एक शिष्य के घर गए हुए थे, और खाने का टाइम था, तो जो उनका शिष्य था उसकी माँ ने खाना परोसा उनके आगे, खिचड़ी। अब जैसे ही खिचड़ी आगे आई तो वो जो शिष्य था वो छोटा था, बच्चा था, उसने तुरंत खिचड़ी में बीच में हाथ डाल दिया, और खाने के लिए जैसे ही उठाया उसका हाथ जल गया, और वो बड़ी तेज से चिल्लाया। तो उसकी माँ ने उसको डांटा और कहा कि खाना जब भी आए तो उसको साइड से खाया जाता है, बीच में बहुत गर्म होता है। और ये बात सुन के चाणक्य की जो दिमाग था ना वो एक बार फिर से हिला, और चाणक्य ने इसको अपनी रणनीति में यूज करने के लिए सोचा कि मैं इससे एक रणनीति भी बना सकता हूं, और उन्हें अपनी गलती समझ आने लगी। उनकी गलती क्या थी, वो हमेशा धनानंद पे जब भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अटैक करवाते थे तो डायरेक्टली फेस टू फेस करवा देते थे कि सामने से ही जाओ, मेन जगह पे ही मार दो, जहां पे धनानंद बैठा है वहीं पे अटैक करो। फिर उनको समझ आया कि इस तरह से नहीं, जैसा इसकी माँ ने बताया कि साइड साइड से खानी चाहिए, तो फिर उनको समझ आया कि हमें भी जो इनके अगल बगल के क्षेत्र हैं या तो उन राजाओं के साथ अलायंस कर लेना चाहिए या उनको मारना शुरू करना चाहिए। इस तरह से फिर क्या हुआ कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से धीरे धीरे अगल बगल के राजाओं को मरवाया, और खासकर जो पंजाब वाली साइड थी उस साइड उन्होंने पूरा एक वर्चस्व फैला दिया चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने और लोगों से भी बहुत ज्यादा वो किया, मतलब समझौता किया, अलायंस किया, दोस्ती करी, सेना बड़ी करी, क्योंकि बहुत छोटी सेना थी पहले इन लोग की, तो सेना बड़ी करी, ये सारी चीज करी। उसके बाद एक जो हमारे हिमालय है उधर की तरफ एक राजा थे, उनके साथ दोस्ती करी, और उनकी पूरी सेना को मिलाकर फिर वो धनानंद के पास आए, और धनानंद को फिर उन्होंने जब अटैक किया धनानंद के ऊपर, तो धनानंद का उन्होंने खात्मा कर दिया। जिस दिन उन्होंने खात्मा करा उस दिन उन्होंने वापस अपनी चोटी बांधी, और उन्होंने उसके बाद से क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने अपना फिर साम्राज्य फैलाया, और एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जो कि पहला, जो मैं आपसे कई बार बता भी चुका इस वीडियो में, अखंड भारत का जो निर्माण है वो पहली बार किया गया। इतनी ज्यादा, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की इतनी कहानियां है ना कि अगर मैं एक कहानी और फिर दूसरी कहानी फिर तीसरी कहानी, ऐसे कहानियां, युद्धों की कहानियां बताता रहूं तो मुझे लग रहा है बहुत साल लग जाएंगे। इतना, मतलब आप खुद सोचिए कि जो कुछ राजा ऐसे हैं जिन्होंने एक जगह जीती, दो जगह जीती, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा अखंड भारत एक तरफ कर लिया कि सब कुछ जीत डाला। तो उस राजा की कहानी सुनाते सुनाते शौर्य की कहानी इतनी ज्यादा है कि हमें सबको उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए कि भैया बहुत ही बड़े राजा थे वो। अब क्योंकि उनकी लड़ाइयों की इतनी ज्यादा, युद्धों की इतनी ज्यादा कहानियां, उनकी पर्सनल लाइफ की कहानी लोग बड़ा कम जानते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। उनकी जो मैरिज थी उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। चलिए बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की प्रेम कहानी के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एक राजा था सेल्यूकस करके, जिधर से सिकंदर आ रहा था ना लड़ने, उधर से ही सेल्यूकस भी आया लड़ने। उसी की लड़की थी, उसका नाम था कर्नेलिया और हेलन। कर्नेलिया भी कुछ लोग बोलते हैं और हेलन भी बोलते हैं। तो जो सेल्यूकस राजा था ये गलतफहमी में आ गया, इसको लगा कि अभी भी यहाँ पे नंद डायनेस्टी चल रही है, मतलब नंद का ही राज चल रहा है, वो जो धनानंद वगैरह थे उन्हीं का राज चल रहा है, और वो लोग हल्के लोग हैं, हम उन्हें मार लेंगे। लेकिन यहाँ बैठे हुए थे, आप सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब उन्हें हराना तो इतना आसान था नहीं, लेकिन सेल्यूकस एक गलतफहमी में ही आ गया। अब जब सेल्यूकस आया, चंद्रगुप्त मौर्य वहां उनसे टकरा गए, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया। हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को मारा नहीं, और एक अलायंस बिल्ड कर लिया, एक रिश्ता बिल्ड कर लिया, वो जो लड़की थी हेलन करके, और उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली। हेलन, कर्नेलिया, कुछ भी कह लीजिए, उसके साथ शादी कर ली। अच्छा, तो इसमें एक प्रमुख कुछ किस्सा ये है कि एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही बैठे रहे होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, और जैसे आजकल भारत में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा हुई अभी कल,
तो कभी बारिश वारिश हो रही होगी तो हेलन बना के लाई होगी पकौड़ी वकौड़ी की, लीजिए खा लीजिए राजा साहब। तो बोले चंद्रगुप्त मौर्य बोले होंगे कि वो तुम्हारे अब्बा ठीक है अटैक किए थे, लेकिन वो किस लिए किए थे अटैक, क्या करना चाह रहे थे यहाँ के। तो हेलन ने बताया, कर्नेलिया ने बताया कि यहाँ के हाथी बड़े फेमस हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। पहले क्या होता था, जब सेना में हाथी ले, ये छोटे मोटे हाथी थोड़ी जाते थे, उनका भी पूरा पूरा वो होता था कितना ऊंचा है, कितना तगड़ा है, कितना मोटा, कितना लंबा। तो इस तरह का हाथी, मतलब इंडिया में बहुत बड़े बड़े हाथी थे। तो बोली कि यहाँ के हाथी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे पिताजी को, और भाई अब्बा को हमारे हाथी अच्छे लगे थे, और उन्हीं के लिए, हाथी के लिए ही आए थे कि हाथी वाथी मिल जाते अगर जीत जाते युद्ध। तो क्या होता है, जब आपको पता ही है भारतीय लड़का प्यार में होता है तो फिर वो होता है कि चलो सब दे दो ऐसा। तो पकौड़ी अच्छी लगी होगी उस दिन। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोले एक काम करो, हाथी चाहिए था ना, तो हम तुम्हारे डैडी को हाथी गिफ्ट करेंगे। और कितने हाथी पता है, 500 हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दे दिए उसको गिफ्ट में, इसके पिता को, हेलन के पिता को, सेलुकस को। अब सोचिए आप कि एक हाथी अभी किसी शादी में, मान लीजिए आजकल तो दिखता भी नहीं शादी में हाथी, लेकिन अगर एक हाथी किसी शादी में दिख जाए तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अरे हाथी आया हाथी। 500 हाथी जब निकले हों किसी एरिया से तो कैसा लग रहा होगा, है ना। खैर ये सब चलता रहा, और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्धों की बहुत कहानियां, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य इन सब चीजों से मतलब वो हो गए, सारा उन्होंने बना लिया, इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। तो एक दिन उन्होंने चाणक्य के आगे हाथ जोड़े कि आप ध्यान रखिएगा, मौर्य एम्पायर का ध्यान रखिएगा, और मैं तो अब जा रहा हूँ, संन्यास ले रहा हूँ। और वो जैन धर्म की तरफ चले गए, और एक मॉन्क के रूप में उन्होंने फिर अपनी बची कुची जिंदगी जी। और एंड उनका कर्नाटका में एक जगह है, वहाँ चले गए वो, कर्नाटका की साइड, और वहाँ पे एक जगह जाके और फिर उन्होंने कोई समाधि ली, और फिर अपने प्राण, बहुत दिनों तक खाना पीना नहीं खा के अपने प्राण त्याग दिए, अपनी श्वास जो है वो छोड़ दी। तो इस तरह से अंत हुआ था। और मेरे ख्याल से अखंड भारत में मेरे ख्याल से कर्नाटका और तमिलनाडु, मैं 100% श्योर नहीं हूँ लेकिन 99% कर्नाटका और तमिलनाडु सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में नहीं आ रहा था, और पूरा अखंड भारत उनके अंडर में था, इतने बड़े राजा थे वो। तो ऐसे राजा को हम सबको, चाहे हम किसी भी जात के हों, अमीर हों गरीब हों, ऊंची जात नीची जात, ये पता नहीं किसने जिसने भी बनाई है, जो भी है जातें, किसी भी वर्ग के हों, हम सबको उनको प्रणाम करना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से ही अखंड भारत जो आजकल हम देखते हैं सुनते हैं, जो ये अखंड नाम भी हमें पता है चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से पता है। और भी जो मैंने आपको बोला कि लोग बोलते हैं कि मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूँ, भाई उन वो लोग भी बहुत महान थे। इतनी छोटी सी सेना लेके किसी से लड़ जाना, लोग भाग जाते थे, सरेंडर कर देते थे, वो लोग भी बहुत महान थे कि पृथ्वीराज चौहान हुए, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, और भी जो लोग हुए वो भी बहुत महान लोग थे अपनी अपनी जगह पे। उनको मैं कुछ मना नहीं कर रहा, मैंने खुद वीडियो बनाई उन लोग पे, बहुत वो भी महान लोग थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य, आप सोचिए ना कि किसी से कंपेयर मत करिए, कोई कंपैरिजन की बात नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत, पूरा एक अखंड भारत का सपना उन्होंने जो था वो साकार कर दिया था। इस तरह के राजा थे। तो अभी के लिए मैं विदा चाहता हूँ, अभी के लिए नमस्कार, और आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा, जल्दी फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। भारत माता की जय, जय हिंद, चंद्रगुप्त मौर्य की जय।